इशिता उसका हाथ पकड़ लेती है। तब दक्ष कहता है, इशिता, मेरा हाथ छोड़ो। मैं समझ गया हूँ कि तुम अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती। मैंने सोचा था कि 1-2 महीने बाद मॉम को ये न्यूज़ दूंगा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये समय बताने का बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैंने मॉम को ये बात नहीं बताई, तो तुम दिन भर ऊल-जुलूल हरकतें करती रहोगी। दक्ष जी, प्लीज़ अभी मॉम को मत बताओ। मुझे सब लोगों के सामने बहुत शर्म आएगी। अच्छा, तुम्हें शर्म आती है? मैंने तो 2 साल में कभी तुम्हें शर्माते हुए नहीं देखा। अभी शर्मा कर दिखा देती हूँ। इतना कहते हुए वो अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लेती है और फिर कुछ देर चेहरा छुपाने के बाद धीरे से कहती है, देखा, मुझे शर्माना आता है। दक्ष उसकी बात पर जोर-जोर से हँसने लगता है और कहता है, एक नंबर के जोकर हो तुम। अगर मेरी बातें सुनकर मेरे दक्ष जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तो मैं जोकर, कार्टून, मदारी सब बनने के लिए तैयार हूँ। दक्ष उसे बहुत गौर से देख रहा था। इशिता मुंह बनाते हुए कहती है, दक्ष जी, मैं बहुत थक गई हूँ। प्लीज मुझे अपनी बाहों का सहारा दे दो। दक्ष मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है। वो खींचते हुए कहता है, तुम बहुत शरारती हो। वो भी मुस्कुराने लगती है। दक्ष कहता है, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। आज मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले चलता हूँ। क्या बात है पतिदेव, आज आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका सख्त दिल थोड़ा मुलायम हो गया है? हाँ, इस मक्खनबाज बीवी के साथ रहकर मैं भी मक्खन बनता जा रहा हूँ। वो हंसते हुए वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद रेडी होकर जब दक्ष के सामने आती है, तो रेड कलर की साड़ी में देखकर दक्ष का दीवाना दिल मचलने लगता है। वो उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके गालों पर प्यार भरा स्पर्श करते हुए कहता है, तुम रेड कलर में बहुत सुंदर लग रही हो। दक्ष आज पहली बार इशिता की तारीफ कर रहा था और इशिता इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी। वो अपने आप से कहती है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, बस मेरा ये प्रेगनेंसी वाला झूठ ना पकड़ा जाए, तो लाइफ मेरी पूरी सेट है। कुछ देर बाद इशिता और दक्ष लॉन्ग ड्राइव पर चले गए थे। कुछ देर घूमने के बाद दक्ष उसे एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता है। दक्ष ने पूरे रास्ते उसका हाथ पकड़ कर रखा था। इस बात से इशिता बहुत खुश थी। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बस जिंदगी भर दक्ष यूं ही उसका हाथ थामे रहे। डिनर करने के बाद वो दोनों घर आ गए थे। इशिता साड़ी चेंज कर रही थी कि उसी समय दक्ष वहां आ जाता है। दक्ष जैसे ही उसे कपड़े चेंज करते हुए देखता है, तो वो अपनी नजरें फेर लेता है। इशिता को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो दक्ष के सामने आकर वो खड़ी हो जाती है। दक्ष कहता है, इशिता, कपड़े अंदर चेंज किया करो। क्यों? आप तो मेरे पति हो, तो आपसे क्या शर्माना? दक्ष बहुत मदहोशी भरे अंदाज में कहता है, इशिता, तुम्हारे इस बिखरे हुए रूप को देखकर मैं बहकने लगता हूँ। अगर ऐसी बात है, तो आप मेरे करीब क्यों नहीं आते? क्योंकि ऐसी हालत में इतना कहते हुए दक्ष जब उससे दूर जाने लगता है, तो इशिता को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, दक्ष जी, मेरी हालत बिल्कुल ठीक है और मैं कोई अभी वो इतना ही बोली थी कि तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है, तो दक्ष दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है। दग दरवाजे पर समर्थ और रेणु जी थे। समर्थ मुस्कुराते हुए कहता है, भैया, ये आप दोनों के लिए हमारी तरफ से हनीमून पैकेज है। हम सब चाहते हैं कि आप दोनों मालदीव जाएं। मॉम, मैं अभी कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि बैक टू बैक मेरी कई मीटिंग्स लगी हुई हैं
और सिंगापुर से तो कुछ क्लाइंट भी मुझसे मिलने के लिए आने वाले हैं। भैया, मैं जानता था कि आप ऐसा ही कुछ बहाना करेंगे। समर्थ, ये बहाना नहीं है। तुम चाहो तो मेरा कैलेंडर चेक कर सकते हो। मैंने चेक करके ही आपका ये प्लान बनाया है। और जो आपके क्लाइंट सिंगापुर से आने वाले हैं, उनसे मैं मीटिंग कर लूँगा। आप तो बस इशिता भाभी के साथ कुछ दिन मालदीव जाकर एंजॉय करो। समर्थ की बात सुनकर दक्ष के चेहरे पर उदासी छा गई थी, लेकिन इशिता का चेहरा गुलाब की पंखुड़ियों की तरह खिल गया था। वो अपने मन में कहती है, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू जीजू, थैंक यू मॉम डैड, मुझे दक्ष जी के साथ हनीमून पर भेजने के लिए। तभी दक्ष कहता है, समर्थ, मैं जानता हूँ कि तुम क्लाइंट से मीटिंग कर लोगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारी सालों की मेहनत लगी हुई है और मैं चाहता हूँ कि इसे मैं खुद हैंडल करूँ। तभी वहाँ राजवीर जी भी आ जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, दक्ष बेटा, तुमने ज़रूरत से कहीं ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने को अपना 100% दिया है। अब थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालो। इंसान पैसा भी इसीलिए कमाता है ताकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। डैड, मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ, लेकिन 2 महीने बाद इशिता के पेपर हैं और इसने अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि इशिता भी इस समय बाहर कहीं घूमने जाना चाहती है। इतना कहते हुए जब वो इशिता को देखने लगता है, तो इशिता मुस्कुराते हुए कहती है, दक्ष जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैंने अपना सिलेबस बहुत पहले ही कंप्लीट कर लिया था। हाँ, मैथ के 2 चैप्टर हैं जिनमें मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, तो वो दोनों चैप्टर आप मुझे वहाँ फ्री टाइम में पढ़ा देना। दक्ष को इशिता की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने मॉम डैड और समर्थ के सामने इशिता पर गुस्सा नहीं करता है। राजवीर जी कहते हैं, तो फिर हो गया फैसला। तुम लोग 3 दिन बाद मालदीव्स जा रहे हो। डैड, इशिता की तबीयत भी। दक्ष अभी इतना ही बोला था कि इशिता मुस्कुराते हुए कहती है, दक्ष जी, अब तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। इशिता भाभी, आप अपनी पैकिंग कर लीजिए और अगर मार्केट से कुछ मंगवाना हो तो आप मुझे बता देना। इशिता मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है। सभी लोग जैसे ही वहां से जाते हैं, तो दच जल्दी से दरवाजा लॉक कर लेता है और उसे गुस्से से देखने लगता है। इशिता जब देखती है कि दच उसे गुस्से से देख रहा है, तो वो जल्दी से आंखें बंद करके बेड पर लेट जाती है। दच उसकी कुछ बुक्स और कॉपी लेकर आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, आज तुम मुझे सारी एक्सरसाइज करके दिखाओगी। दक्ष जी, रात के 10:30 बज गए हैं और एक्सरसाइज करते करते सुबह के आज तुम्हें 4 भी बजेंगे, क्योंकि तुम्हारा तो सारा सिलेबस कंप्लीट है ना। यही बोला था ना तुमने मॉम के सामने। तो चलो, साइंस के ये सारे क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाओ। दक्ष जी, मेरा साइंस में थोड़ा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। सिलेबस कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी जबान तुम्हारी कैंची की तरह ही चलती रहती है। मैं मॉम और समर्थ से बात कर रहा था ना, बीच में बोलने की क्या जरूरत थी। मैं मॉम और समर्थ से बात कर रहा था ना, बीच में बोलने की क्या जरूरत थी। अब आज जब तक साइंस का सारा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो जाता, मैं ना तो खुद सोऊंगा और ना तुम्हें सोने दूंगा। जान, मुझे नींद। खबरदार, अगर तुमने मुझे जान कहा, जान जान कहकर जान ही ले लो। कम से कम मुझे तुमसे फुर्सत तो मिलेगी। मुझे आपके साथ हनीमून पर चुप, एक शब्द भी मत बोलना। तुम्हें पता है ना कि तुम प्रेग्नेंट हो, फिर भी ऐसी हालत में तुम्हें हनीमून मनाना है। वो उदासी का नाटक करते हुए कहती है, मुझे कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं करना और ना ही अब आपके साथ हनीमून पर जाना है। इतना कहते हुए वो जैसे ही
लेटने लगती है, तो दक्ष उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा देता है और कहता है, मैंने कहा ना, जब तक आज तुम्हारा साइंस का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक तुम आज नहीं सोओगी। वो समझ रही थी कि दक्ष इस समय बहुत गुस्सा है, इसलिए वो चुपचाप बुक्स खोलकर पढ़ने लगती है। पढ़ते-पढ़ते 1 घंटा बीत गया था और अब उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। नींद तो दक्ष को भी आ रही थी, इसलिए वो वॉशरूम में जाकर अपना फेस धुलने चला जाता है और इशिता दक्ष का फ़ोन जल्दी से ओपन करती है और उसमें एक रोमांटिक सीन का वीडियो प्ले करके रख देती है और वीडियो की वॉइस म्यूट कर देती है ताकि दक्ष को पता ना चले कि वीडियो चल रहा है। दक्ष वॉशरूम से आता है और चुपचाप बेड पर बैठ जाता है। इशिता चोर नजरों से दक्ष को देख रही थी। दक्ष जैसे ही फोन उठाता है, वैसे ही इशिता वॉशरूम के बहाने उठकर खड़ी हो जाती है और फोन में देखते हुए कहती है, दक्ष जी, ये गलत बात है। मुझे तो पढ़ाई करने के लिए कह रहे हो और खुद इतनी रोमांटिक सीन वाला वीडियो देख रहे हो। अगर अब पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, तो मुझे सोने दो। अपने साथ-साथ मेरा समय भी क्यों बर्बाद कर रहे हो? शट अप! मैं ऐसे वीडियो नहीं देखता। अच्छा, चोरी पकड़ी गई तो कह रहे हो कि मैं ऐसे वीडियो नहीं देखता। ये वीडियो मेरे फ़ोन में नहीं, आपके फ़ोन में चल रहा है। इशिता, मैं झूठ भी नहीं बोलता हूँ। वो अपनी बुक्स बंद करते हुए कहती है, अब तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। खुद तो रोमांटिक वीडियो देख रहे हो और मुझसे कहते हो कि बैठकर पढ़ाई करो। आप ही बताओ, एक तरफ अगर ये वीडियो चल रहा होगा, तो भला मेरा पढ़ाई में मन लगेगा? इशिता, ये तुम्हारी शरारत है ना? मुझे पता था आप मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाओगे। अच्छा, एक बात बताओ, ये वीडियो मैंने ही चलाया है, इसका क्या सबूत है आपके पास? वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, सीधी तरीके से बताओ, ये वीडियो तुमने मेरे मोबाइल में प्ले किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच-सच बता दो, वरना वो सज़ा दूँगा। सच में मैंने ये वीडियो प्ले नहीं किया है। दक्ष कहता है, अगर सच-सच बता दोगी, तो मैं पक्का अभी तुम्हें ढेर सारा प्यार करूँगा। दक्ष जी, इस कमरे में मेरे और आपके सिवा कोई भी नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब वीडियो आपने प्ले नहीं किया, तो मैंने ही प्ले किया होगा। और ये तुमने क्यों किया? क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट करना था। दक्ष को इशिता की बात पर हँसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हँसी छुपाते हुए कहता है, ऐसे वीडियो से मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं होता, तो कैसे होता है? किसी ऐसी लड़की को देखकर जो बहुत खूबसूरत हो, कमसिन हो और नाजुक भी, लेकिन हाँ, शरारतें बिल्कुल भी ना करती हो। इशिता उदासी भरे लहजे में कहती है, मैं खूबसूरत, कमसिन और नाजुक तो हूँ, लेकिन शरारतें भी करती हूँ। बस इसी एक कमी की वजह से मुझे देखकर आपके मन में कुछ नहीं होता। दक्ष उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है और दक्ष को हंसते हुए देखकर इशिता जल्दी से अपनी सारी बुक्स बंद कर देती है और दक्ष के गालों पर प्यार भरा स्पर्श करते हुए कहती है, दक्ष जी, मैं कल पक्का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगी। दक्ष को भी बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो भी लेट जाता है। अगले दिन उसने मालदीव जाने की सारी तैयारी कर ली थी और शाम को जब दक्ष कमरे में आता है, तो पैकिंग देखकर वो इशिता से कहता है, इशिता, मेरी बात को समझो। अभी हम दोनों का मालदीव जाना ठीक नहीं और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसी हालत में तुम्हें इतना लंबा ट्रेवल नहीं करना चाहिए। बेबी हो जाने के बाद मैं तुम्हें मालदीव क्या और भी कई कंट्री घुमा दूंगा, लेकिन प्लीज अभी के लिए हम इस ट्रिप को कैंसिल कर देते हैं। नहीं, इशिता, बच्चों जैसी बात करना बंद करो। मॉम को अगर ये पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो वो खुद तुम्हें जाने से रोक देंगी। इशिता को बहुत गुस्सा आता है
और वो गुस्से में ही बहुत तेज आवाज में कहती है, बस हर वक्त यही कहते रहते हो कि मेरी हालत ठीक नहीं है। सच तो ये है कि मेरी हालत बिल्कुल ठीक है। मैं नॉर्मल हूँ। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। बस प्रेगनेंसी का ड्रामा कर रही थी ताकि आप मुझसे शादी कर लो। दक्ष जैसे ही इशिता की ये बात सुनता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। उधर इशिता ने गुस्से में सारी बात सच कह दी थी, लेकिन अब वो डर रही थी। दक्ष एक एक कदम बढ़ाते हुए उसके पास आता है और गुस्से से उसे देखते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? इशिता दक्ष के चेहरे के भावों को हर पल बदलते हुए देख रही थी। डर के मारे उसके माथे पर पसीना छलकने लगा था। वो जब कोई जवाब नहीं देती है तो दक्ष एक बार फिर दहाड़ते हुए कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला। सॉरी दक्ष जी। दक्ष गुस्से में जैसे ही उसे थप्पड़ मारने चलता है कि तभी उसका हाथ रुक जाता है। वो नफरत से इशिता को देखते हुए कहता है, इशिता, मुझे पाने के लिए तुम इतना नीचे गिर जाओगी, ये मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। तुम्हारे एक झूठ ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। मैं खुद को तुम्हारा गुनहगार समझता था और हर पल अपने आप को कोसता था कि मेरी वजह से तुम इतनी कम उम्र में माँ बनने जा रही हो और तुम मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रही थी। शर्म आनी चाहिए तुमको। दक्ष की बात सुनकर इशिता की आंखों में आंसू आ गए थे, पर अब दक्ष को इशिता के आंसू भी फरेबी लग रहे थे। उसने जब इशिता की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया तो इशिता रोते हुए बोली, दक्ष जी, ये सच है कि मैंने प्रेगनेंसी का छोटा नाटक करके आपसे शादी की, लेकिन उस रात होटल में जो कुछ भी हुआ था उसकी मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी। बस आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, इसलिए आपको पाने के लिए मैंने प्रेगनेंसी का झूठा नाटक किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद लाइफ में मैं कभी ऐसा कोई झूठ नहीं बोलूंगी। कियारा सच कहती है कि तुम झूठ बोलती हो और आज मैंने देख भी लिया कि शादी वाले दिन भी मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे झूठ मत बोलना। अगर तुम चाहती तो शादी के बाद उसी दिन मुझे सारी सच्चाई बता सकती थी, लेकिन तुमने उस ड्रामे को कंटिन्यू रखा। अभी और कितने दिन तक तुम ये ड्रामा करती रहती, पता नहीं। दक्ष जी, मैंने बताने की कोशिश की थी, लेकिन इशिता, आज तुम मेरी नज़रों से गिर गई। बेशक तुम्हारी नज़रों में ये सही होगा, क्योंकि ऐसा करके तुमने मुझे हासिल तो कर लिया, पर मेरी नज़रों में ये गुनाह है और हमेशा गुनाह रहेगा। इतना कहते हुए वो वहां से चला गया था और फिर पूरी रात दक्ष घर नहीं आता है। इशिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। एक पल में ही उसकी सारी खुशियां बिखर गई थीं। उसे अपनी गलती का एहसास तो था, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। रात से सुबह और सुबह से दोपहर हो गई थी और दक्ष घर वापस नहीं आया था। उसने डरते हुए दक्ष को कॉल लगाई, तो बेल जाने के बाद भी दक्ष उसका फोन रिसीव नहीं कर रहा था। इस बात से इशिता और भी ज्यादा रो रही थी। उधर समर्थ ने जब दक्ष को कॉल किया और बताया कि आज रात की फ्लाइट है, तो दक्ष बोला वो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम से सिंगापुर आया हुआ है, इसलिए फ्लाइट की टिकट कैंसिल कर दो। इतना कहते हुए दक्ष ने फोन कट कर दिया था। समर्थ से इशिता को पता चल गया था कि दक्ष इन सिंगापुर में है। तब उसे थोड़ा राहत मिली थी। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे और देखते ही देखते पूरे एक हफ्ता बीत गया था। इशिता रोज सुबह शाम दक्ष को कॉल करती, मैसेज भेजती, लेकिन दक्ष ना तो उसकी कॉल रिसीव करता और ना ही मैसेज का रिप्लाई देता। ना तो उसका पढ़ने में मन लग रहा था और ना ही किसी काम में मन। दिन बस दक्ष के इंतजार में बीत रहा था और रातें बस आंसू बहाते हुए। वो अपने आप से कहती है, बस एक बार
दक्ष मेरे सामने आ जाओ। मैं सच कहती हूँ कि मैं तुम्हें मना लूँगी। उधर दक्ष होटल के कमरे में बैठा इशिता की फ़ोटो देख रहा था और अपने आप से कहता है, "क्यों किया तुमने ऐसा? तुम जानती हो कि मुझे झूठ से सख्त नफ़रत है और जब मैंने तुम्हें ये बात बताई थी, तब तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? तुम्हारी वजह से आज कियारा मुझसे बात नहीं करती है क्योंकि उसे लगता है कि मैंने प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है। तुम मुझसे प्यार का दावा करती हो पर तुम्हारे सामने वो मुझ पर गंदे इल्जाम लगाती रही और तुम्हारे मुंह से एक बार भी सच नहीं निकला। अगर प्यार करती थी तो मुझ पर लगने वाले हर इल्जाम का जवाब देती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम चुप रहीं और चुपचाप मुझे जलील होते हुए देखती रहीं। तुम्हें लगा था कि तुम झूठ बोलकर मुझसे शादी कर लोगी और जब मुझे सच्चाई पता चलेगी, तो मैं खुशी-खुशी तुम्हें अपना लूँगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। माना कि आज मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम्हारी हर बात मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मुझे बेवकूफ़ बनाकर तुमने मुझसे जो शादी की है, वो शादी तो मैं अब किसी भी सूरत में नहीं निभाऊँगा। इधर इशिता इस उम्मीद में एक-एक दिन काट रही थी कि शायद दक्ष जी का गुस्सा शांत हो जाए और वो घर वापस आ जाएँ। धीरे-धीरे 20 दिन बीत गए थे और इन 20 दिनों में वो बिल्कुल चुप-चुप से रहने लगी थी। उसकी उदासी को कियारा और रेणु जी ने भी नोटिस किया था। कियारा तो उससे कोई बात ही नहीं करती थी, इसलिए वो चुपचाप उसे देखती रहती थी। पर रेणु जी ने एक नहीं कई बार उससे उसकी उदासी का कारण पूछा था, लेकिन उसने रेणु जी को कोई भी बात नहीं बताई थी। हालांकि रेणु जी इतना तो समझ गई थी कि जरूर दक्ष और इशिता के बीच में कोई बात तो हुई है, क्योंकि आज से पहले दक्ष कभी भी बिना बताए इतने दिनों के लिए बिजनेस टूर पर नहीं गया है। और हर समय हंसती मुस्कुराती रहने वाली इशिता क्यों एकदम से चुप-चुप रहने लगी है। धीरे-धीरे 1 महीना बीत गया था। दक्ष घर वापस नहीं आया था। इशिता को अब अपने कमरे में घुटन सी महसूस होने लगी थी। उसने मन बना लिया था कि वो दक्ष से मिलने के लिए सिंगापुर ज़रूर जाएगी। और फिर एक शाम जब इशिता सिंगापुर जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी कि तभी दक्ष आ जाता है। इशिता जैसे ही दक्ष को देखती है, तो वो भागते हुए दक्ष के सीने से लग जाती है और रोते हुए कहती है, "दक्ष जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने आपसे झूठ कह दिया था। इशिता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं इस बात को भूल नहीं पा रहा हूँ कि तुमने झूठ बोलकर मुझसे शादी की है। दक्ष जी, आप जो भी सज़ा दोगे, मुझे हर सज़ा मंज़ूर है, पर प्लीज़ मुझे अपने से अलग मत करो।" दक्ष अपनी पॉकेट से कुछ पेपर्स निकालता है और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, "तो ठीक है, इन पेपर्स पर साइन कर दो।" दक्ष जी, ये कौन से पेपर हैं? डिवोर्स पेपर। इशिता एक कदम पीछे हटाते हुए कहती है, "नहीं दक्ष जी, सज़ा देनी है तो मौत की दे दो, पर डिवोर्स की नहीं, क्योंकि मौत के बाद तो मुझे सुकून मिल जाएगा, लेकिन डिवोर्स के बाद मैं सुकून से जी नहीं पाऊँगी। मानती हूँ कि मैंने आपको बहुत परेशान किया और ऐसा झूठ बोला, जिस झूठ ने आपको हर पल एहसास होता रहा कि आप गुनहगार हो। लेकिन बस एक बार मेरी जगह खुद को रख कर देखो, तो आपको एहसास होगा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। पूर्वी से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन जब पूर्वी ने आपको ना चुनकर अपने मॉम-डैड को चुन लिया था, तो आप उस बात को अभी तक नहीं भूल पाए थे, क्योंकि आप पूर्वी से बेइंतहा प्यार करते थे। वैसे ही मैं भी आपसे बेइंतहा प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। मेरे बार-बार कहने के बावजूद भी जब आपने मुझसे शादी नहीं की,
तो मुझे एक यही रास्ता नज़र आया। माना कि मेरा रास्ता बहुत गलत था, लेकिन जब प्यार हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ सही गलत कोई मायने नहीं रखता। दक्ष कहता है, तुम मेरे और पूर्वी के बारे में सब कुछ जानती थी और ये भी जानती थी कि मैं पूर्वी से बेइंतहा प्यार करता था, फिर भी मुझसे मोहब्बत करती रही। वो बहुत दर्द भरे लहजे में बोली, दक्ष जी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूर्वी आपकी पहली मोहब्बत थी, मैं नहीं। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि आप मुझसे प्यार करें या ना करें, लेकिन कभी खुद को मुझसे दूर ना करें। इतना कहते हुए वो डिवोर्स पेपर फाड़ कर फेंक देती है और कहती है, मैं मर जाऊंगी, लेकिन कभी इन डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करूंगी। तो ठीक है, तुम साइन मत करो, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। वो दर्द भरी आवाज में कहती है, अगर मेरी इन हाथों की लकीरों में शौतन का दर्द भी लिखा है, तो दत्त जी, वो दर्द भी मैं खुशी खुशी उठाने के लिए तैयार हूँ। चाहिए, मैं आपको दूसरी शादी करने की परमिशन भी देती हूँ, पर इस वादे के साथ कि आप कभी मुझे डिवोर्स नहीं दोगे। मैं अपनी दूसरी बीवी को इसी घर में, इसी कमरे में लेकर आऊँगा। फिर देखता हूँ कि जिस प्यार का तुम दावा कर रही हो, वो प्यार तुम्हारा कितना सच्चा है। इतना कहते हुए वो उसके करीब आ जाता है और उसके गालों को छूते हुए कहता है, जब तुम्हारे सामने मैं उसके गालों की नरमी चुराऊँगा और उसके होठों पर वही प्यार भरी शरारतें करूँगा, जो आज तक तुम मेरे होठों पर करती आई हो, और उतनी ही शिद्दत से उसे अपने अंदर समेटूँगा, जितनी शिद्दत से मैंने उस रोज़ तुम्हें अपने अंदर समेटा था। तब देखूँगा कि तुम कैसे बर्दाश्त करती हो, जब मैं उसकी धड़कनों को बड़े प्यार से और उसकी खूबसूरती को इतना कहते हुए, जब वो उसकी खूबसूरती को अपनी उँगलियों से, तो इशिता का हाल बुरा होने लगता है। वो उल्फत भरी नज़र से उसे देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि दक्ष का आज इरादा क्या है। दक्ष महसूस कर रहा था कि वो हाथों की शरारत से हर पल पिघल रही है, इसलिए वो शरारतें और भी ज़्यादा करने लगता है। इशिता जब बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो वो उसे दूर करते हुए जैसे ही जाने लगती है, तब दक्ष उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके कानों में सरगोशी करते हुए कहता है, ऐसे ही मैं रोज उसके साथ प्यार भरी शरारतें करूंगा, और वो भी तुम्हारी नजरों के सामने। और हाँ, मेरी दूसरी बीवी आने वाली है, इसलिए जल्दी से अपना सामान पैक करो। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं शादी करने वाला हूँ, पर सच तो ये है कि मैं शादी करके आया हूँ। क्या आपने शादी कर ली? अभी तो कह रहे थे कि शादी करने वाला हूँ। वो अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला, हाँ, सिंगापुर में शादी कर ली है। बस इसीलिए तुम्हें नहीं बता रहा था कि तुम कहीं तमाशा ना करो। मॉम डैड को पता है, अगर उन्हें बता देता तो वो क्या मुझे शादी करने देते, इसलिए घर में किसी को नहीं पता है। अब जल्दी से फटाफट अपना सामान पैक करो। वैसे तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए अपने को। इशिता अलमारी से अपने कपड़े निकालकर पैक करने लगती है। दक्ष फोन पर बात करते हुए कहता है, हाँ स्वीटहार्ट, बस तुम्हारे लिए रूम खाली करवा रहा था। नहीं जान, तुम दूसरे कमरे में कैसे रह सकती हो। इशिता चुपचाप अपना सामान पैक करती है और बोझिल कदमों से वहां से चली जाती है। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है कि तभी कियारा उसे मिल जाती है। कियारा मुस्कुराते हुए कहती है, हजार बार मना किया था कि झूठ मत बोला करो, लेकिन तुम्हें तो झूठ बोलने में बहुत मजा आता था। आज देखो, तुम्हारे झूठ ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। तभी वहां रेणु जी आ जाती हैं और कियारा से कहती हैं, कियारा, कुछ दिनों के लिए तुम इशिता को लेकर अपने घर चली जाओ। अभी दक्ष की दूसरी बीवी यहाँ आ रही है।
इशिता हैरानी भरी नजरों से रेनू जी को और फिर कियारा को देखती है। तो कियारा कहती है, इशिता, मैं दक्ष के इस फैसले से बहुत खुश हूँ। अभी तुम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दक्ष को डिवोर्स दे दो, क्योंकि दक्ष ने दूसरी शादी सिंगापुर में कर ली है। शायद उसे भी अपनी गलती रियलाइज हो गई है कि उसने अपने से 12 साल छोटी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसने अपनी एज की लड़की सौम्या से शादी कर ली है। तभी रेणु जी भी कहती हैं, इशिता बेटा, मुझे भी कियारा की बात सही लग रही है। मैं कुछ देर के लिए सेल्फिश हो गई थी और बेटे का सुखी संसार बस जाए, इसलिए इस बेमेल विवाह के लिए तैयार हो गई थी। पर अभी ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो गया है, इसलिए तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मॉम, आप भी मेरा साथ छोड़ दोगे, ये मुझे नहीं पता था। मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोगों से इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मैं दक्ष जी को डिवोर्स नहीं दूँगी। सिचुएशन कैसी भी कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, लेकिन मैं कभी भी अपनी माँग से दक्ष जी के नाम का सिंदूर और अपने गले में पहना हुआ ये मंगलसूत्र कभी नहीं उतारूँगी। दक्ष जी शादी कर चुके हैं और मुझे उनके फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं भी इसी घर में रहूंगी। कियारा गुस्सा करते हुए बोली, इशिता, तुम पागल हो गई हो। दक्ष भैया अपनी दूसरी बीवी लेकर आ रहे हैं और तुम्हारे सर से अभी भी उनके प्यार का भूत नहीं उतर रहा है। हाँ दीदी, बेशक मैं अभी 18 साल की हूँ। आप लोगों को लगता होगा मैंने इमोशनल होकर इतना बड़ा कदम उठा लिया और अपने से 12 साल लड़के से शादी कर ली, पर ये मेरा दिल जानता है कि मैंने इस रिश्ते को पूरे होशो हवास और समझदारी के साथ अपनाया है और यह रिश्ता मेरे जीते जी तो कभी नहीं टूट सकता। बस कुछ समय के लिए घर जा रही हूँ, क्योंकि कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। इतना कहते हुए वो वहां से चली गई थी और दक्ष सीढ़ियों पर खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा था, क्योंकि वो रो रही थी और वो नहीं चाहती थी कि सब लोगों को पता चल जाए कि इशिता का दिल टूट गया है। वो अपने घर में कदम रखती है और अपने कमरे को बंद करके खूब फूट फूट कर रोने लगती है। पूरे कमरे के सामान को अस्त व्यस्त करते हुए कहती है, दक्ष जी, दुख इस बात का नहीं हो रहा है कि आपने आज दूसरी शादी कर ली। दुख तो इस बात का हो रहा है कि आपने इस लायक भी मुझे नहीं समझा कि एक बार मुझे बता देते। माना कि मेरी गलती थी, मैंने झूठ बोला, प्रेगनेंसी का नाटक किया। आपने मेरे अंदर सब कुछ देखा, पर मेरा बेइंतहा प्यार नहीं देखा। एक बार ये नहीं सोचा कि मैंने ये सब किया है तो सिर्फ दिल के हाथों मजबूर होकर। वो रो रही थी, उसकी हिचकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसे वो बात भी याद आ रही थी जब दक्ष ने कहा था कि अगर मुझसे झूठ बोलोगी तो मेरा वो विकराल रूप देखोगी कि फिर कभी मेरे साथ रहना पसंद नहीं करोगी। आज उसे वो बात याद करके और भी ज्यादा रोना आ रहा था। रोते रोते उसे 1 घंटा हो गया था और अब तो उसकी आंखें भी रोने से जवाब दे रही थीं। वो बेड का टेक लगाए जमीन पर बैठी थी और एक हाथ से अपने मंगलसूत्र को कसकर हाथों से पकड़ा हुआ था। दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कहानी को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।